देखो बच्चों, अभी तक हमने स्टडी किया था कि भाई सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। ये मेरे पास कोई भी एक सर्किट था। इस सर्किट के पास क्या था कि भाई हमारे पास रजिस्टर था और उसको साथ हमने एसी है वो कनेक्ट करी थी। और जब हमने बच्चों इसको एसी के साथ कनेक्ट किया था तब हमने देखा था कि भाई करंट एंड ईएमएफ है, जो वोल्टेज है वो हमारे पास इन फेज थे। इन फेज मीन्स हमने कह दिया कि इनके बीच का जो फेज एंगल था वो 0 डिग्री के बराबर था। दूसरा हमने स्टडी किया कि वो सर्किट जिसके पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, उसको जैसे हमने किसी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, हमने कह दिया था भाई कि वोल्टेज आगे होगी और करंट है वो हमारे पास पीछे होगा और दोनों के बीच का फेज एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। उसके बाद हमने बताया कि इसका हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आया था XL इज इक्वल टू ओमेगा L आया था और ओमेगा को हमने कह दिया था 2 पाई न्यू इंटू L के बराबर आया था। बिल्कुल याद रखना है, इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आगे हमने लास्ट बताया था वो सर्किट एलिमेंट जिसके पास कैपेसिटर है उसको किसी एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया। तब हमने कहा था कि करंट है वो आगे होगा, वोल्टेज है वो पीछे होगी और इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री के बराबर होगा। और जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया था उसको हमने बताया था कि 1/ओमेगा C के बराबर बताया था। ये तो हम स्टडी कर चुके थे, बट टुडे वी स्टडी अबाउट सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कहने का ये हो गया कि इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर ऑल द 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने मान लिया कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो हमने मान लिया L के बराबर है। एक कैपेसिटर बताया है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो हमारे पास C के बराबर बताया है। एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो R के बराबर बताया है। ऑल द 3 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। AC सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है तब हमने बता दिया कि इसका ये पोटेंशियल है वो हमारे पास E0 साइन ओमेगा t के बराबर है। हमने कहा कि जब तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच एलिमेंट है इट विल रिमेन्स सेम, और करंट फ्लोइंग है इसकी वैल्यू हमारे पास I के बराबर होगी। बच्चों इसके अक्रॉस मैंने मान लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप है वो VL है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो VC है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमने मान लिया VR के बराबर है। यही बताया। आगे हम कहेंगे कि जब तीनों सीरीज में हैं तो करंट है वो सेम होगा, और जब बच्चों करंट सेम होगा तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई हमने फेजर डायग्राम से करना है। तो फेजर ट्रीटमेंट में हमने बताया कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होगी और करंट है वो पीछे रहेगा। इधर करंट होगा, इधर वोल्टेज होगी, इनके बीच का फेज एंगल है वो π/2 के बराबर होगा। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट है वो आगे होगा, वोल्टेज है वो पीछे होगी और इनके बीच का भी जो फेज एंगल आएगा वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। बट इन केस ऑफ रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, दोनों के दोनों हैं वो हमारे पास इन फेज होंगी। आगे देखो, अब मैंने बताया कि जब इसमें से करंट I फ्लो करता है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि VL इज इक्वल टू IXL के बराबर होगा। कैपेसिटर में से करंट I फ्लो करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो XC के बराबर है, देयरफॉर हमने कह दिया कि VC इज इक्वल टू IXC के बराबर होगा।
और रजिस्टर में से हमने कह दिया कि भाई करंट आई फ्लो करता है, तब वी आर इज इक्वल टू आई आर। क्या आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि जो नेट पोटेंशियल था वो इन तीनों का सम है? बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, आगे मैं इसको कहता हूँ कि भाई हमें क्या करना है, LCR सीरीज सर्किट बाई फेजर ट्रीटमेंट, बाई फेजर डायग्राम और फेजर ट्रीटमेंट। फेजर डायग्राम से करते हैं या फेजर ट्रीटमेंट से करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से कह दिया कि भाई इस साइड में हमारे पास करंट है और ये करंट और वोल्टेज रजिस्टर के लिए सेम थे, इन फेज थे। मैंने कह दिया कि इस साइड में इंडक्टर के लिए है और ये पोटेंशियल VL हो गया, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया OA, ये हमारे पास हो गया OB, और यहाँ मैंने मान लिया कि भाई ये VC है और ये मैंने कह दिया कि OC। मैंने यहाँ पे सपोज किया है लेट VL ग्रेटर देन VC। बच्चों यहाँ से देखो, जब VL है वो ज़्यादा है और VC कम है, तब मैं कहूँगा कि नेट पोटेंशियल ऊपर की साइड में होगा, और जो नेट पोटेंशियल ऊपर की साइड में होगा वो कितना होगा आपके पास, VL माइनस VC के बराबर होगा। एंड मैंने मान लिया कि लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई OD पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, और ये कितना आ गया आपके पास, VL माइनस VC के बराबर आ गया। भाई पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, और जैसे आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तब मैंने कह दिया कि लेट दिस रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज V को रिप्रेजेंट करता है या E को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने मान लिया कि करंट के साथ जो एंगल है वो कितना बनाता है, ये फाई एंगल बनाता है। अब देखो, अब यहाँ से कह दो कि ये कोई पॉइंट F था, यहाँ हमने कह दिया बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो रिजल्टेंट हमारे पास वोल्टेज होगी वो हो गया हमारे पास OF इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री के बराबर है। यह है हमारे पास OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर के बराबर आ गया। देखो यहाँ से ध्यान दो, OD बोलो VL माइनस VC, OA VR और OF हमने कह दिया V के बराबर है। देयरफॉर V इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ OD है हमारे पास VL माइनस VC, OA VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC इसका होल स्क्वायर। ध्यान दो, VR किसके बराबर है, IR के बराबर है, VL IXL और VC IXC के बराबर है। देयरफॉर मैंने कह दिया कि V इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ VR IR इसका होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC इसका होल स्क्वायर, यही आएगा। और आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ, V इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस इनमें से I स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर, I स्क्वायर सारे में से कॉमन आ गया। V इज इक्वल टू I अंडररूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर, यही आएगा। और बच्चों मैं इसको क्या कह सकता हूँ, V अपॉन I इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर। V अपॉन I, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं तब हमने बताया था कि V अपॉन I है वो R के बराबर होगा। बट यहाँ पे हमारे पास कौन सा सर्किट है, LCR सीरीज सर्किट है। V नेट पोटेंशियल है, I नेट करंट है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि V अपॉन I इज द नोन एज Z एंड दैट इज नोन एज द इम्पीडेंस। हेंस मैं यहाँ से कह दिया कि भाई Z इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ R स्क्वायर प्लस
XL माइनस XC इसका होल स्क्वायर। Z इज नोन एज द इम्पीडेंस। Z है उसको हमने क्या नाम दिया, इम्पीडेंस का नाम दिया। इम्पीडेंस हमने क्या बताया, इम्पीडेंस हमने क्या दिया भाई, इट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। आगे बच्चों हमारे पास आती है इसकी डायरेक्शन, और जैसे आप डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तब डायरेक्शन के लिए हमेशा होता है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो टेंजेंट इज इक्वल टू AF अपॉन OA, दिस इज इक्वल टू AF अपॉन OA, और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू AF VL माइनस VC अपॉन VR, VL IXL, VC IXC और VR इज इक्वल टू IR। यह है हमारे पास टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू IXL माइनस IXC अपॉन IR। आई ऊपर से कॉमन ले लें, और जैसे आई कॉमन आएगा तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू I इंटू XL माइनस XC अपॉन IR के बराबर हो गया। I से I कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R के बराबर आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पोटेंशियल, कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये वाली होगी, टेंजेंट अल्फा से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे इसका हमारे पास स्पेशल केस आता है बच्चों। स्पेशल केस सबसे पहले मैं यूँ कहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास XL बराबर XC बराबर 0 है, XL है वो XC के बराबर है, और वो मैंने सपोज कर लिया कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इफ XL बराबर XC बराबर 0, जब XL XC के बराबर 0 के बराबर होगा तब हम कहेंगे कि Z इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। दैट इज हम कहेंगे कि रजिस्टिव सर्किट होगा, केवल वो सर्किट होगा जिसके पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इस केस में हम कहेंगे कि अल्फा है वो 0 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा केस आता है, पूछ लिया जाता है कि भाई अगर हमारे पास XL है वो ग्रेटर है XC से, तब हम कहेंगे इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। इंडक्टेंस डोमिनेंट सर्किट या इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट होगा। और जब इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट होगा तब हम रिजल्टेंट जो इम्पीडेंस होगा वो तो हमारे पास क्या होगा कि अंडररूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर के बराबर होगा। जब XL ग्रेटर देन XC है तो XL माइनस XC इज ग्रेटर देन 0। और बच्चों टेंजेंट अल्फा की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, तो टेंजेंट अल्फा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब टेंजेंट अल्फा पॉजिटिव होगा तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास फेजर डायग्राम होगा वो इस टाइप का होगा। ये हमने कह दिया कि भाई थीटा होगा, ये वाली वैल्यू होगी XL माइनस XC के बराबर होगी, और ये वैल्यू क्या होगी आपके पास R के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि जो थीटा है वो हमारे पास जो अल्फा है, अल्फा लिया हमने, अल्फा है वो कैसा होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। चाहे अल्फा ले लो चाहे थीटा ले लो, मैंने यहाँ पे अल्फा लिया था। उसके बाद थर्ड केस आता है कि भाई थर्ड केस में ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास XL इज लेस देन XC, हमने कह दिया कि XL लेस देन XC, दैट इज हमने कह दिया कि XL माइनस XC, बोलो बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई टेंजेंट अल्फा है
वो भी कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो इम्पीडेंस ट्राइंगल है या फेजर डायग्राम है वो इस टाइप का होगा। दिस इज द फेजर डायग्राम। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो? चलो आगे इसी को मैं छोटे छोटे दो पार्ट्स में और डिवाइड करता हूँ, ध्यान दोगे। एक हमारे पास इसी को मैं आगे बता रहा हूँ कि एक हमारे पास होता है LR सर्किट। LR सर्किट न्यूमेरिकल्स आता है इसके ऊपर। वो सर्किट जिसके पास एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर और एक रजिस्टर, उसको हमने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। उस सर्किट को हम LR सर्किट का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि LR सर्किट के लिए जो कैपेसिटेंस है वो 0 है और कैपेसिटेंस 0 है, तब मैं कहूँगा कि जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी 0 होगा। कोई कैपेसिटर है ही नहीं, और जब कैपेसिटर नहीं है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कोई भी ऑफर नहीं करेगा। और जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होगा तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इम्पीडेंस है वो कितना है, √R² प्लस XL का स्क्वायर। दूसरा यहाँ से हम कहेंगे कि जो टेंजेंट अल्फा आएगा वो आएगा XL/R के बराबर आएगा। दैट इज हम कहेंगे कि वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव रहेगी। दूसरा हमारे पास आता है कि भाई CR सर्किट आता है। वो सर्किट जिसके पास कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों होते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं भाई CR सर्किट का नाम दे देते हैं। ये कैपेसिटर हो गया, ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास कोई एक रजिस्टर हो गया, और इसको हमने क्या कर दिया कि किसी भी एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस केस में हमने कह दिया जब इंडक्टर नहीं है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ कि इम्पीडेंस होगा वो कितना आएगा, √R² प्लस 0 माइनस XC इसका होल स्क्वायर। और हम कहेंगे Z इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, R² प्लस XC होल स्क्वायर के बराबर आएगा। दिस विल बी द इम्पीडेंस। आगे हमारे पास आता है टेंजेंट अल्फा, XL0 माइनस XC/R। दैट इज हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास नीचे की साइड में होगा। दिस विल बी द फेजर डायग्राम। इधर XC हो गया, XL तो था ही नहीं, और इधर हमने क्या कह दिया बच्चों, R कह दिया। तो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड दिस इज एंगल अल्फा। ठीक है, तो हमने आगे इसमें स्टडी किया कि LR सर्किट एंड CR सर्किट। ठीक है, आगे हमारे पास आता है एवरेज पावर एसोसिएटेड इन LCR सर्किट। ध्यान दोगे, एवरेज पावर, एवरेज पावर इन सीरीज LCR सर्किट। देखो बच्चों, एक बार मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ इसका। फेजर डायग्राम में मैंने आपको पहले बताया था कि VL ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से ग्रेटर है तभी तो हमने बताया था कि ये रिजल्टेंट था। बोलो ठीक है या गलत है? और ये एंगल थीटा लिया था या अल्फा लिया था, ये V और ये I, या इसको आप E की टर्म्स में लेते आए हो तो E और ये I। मैं यहाँ से आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t के बराबर है, तो मैं कहूँगा कि वोल्टेज आगे थी और वो कितनी आएगी, E0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अगर मैं ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ये नहीं लिखता, मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ये E आगे है
करंट पीछे है, देन वी कैन से दैट कि भाई ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर मैं फेजर डायग्राम आपको ये कहता कि भाई हमारे पास कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट है, देन मैं कह सकता था VC इज ग्रेटर देन VL, और जब VC बच्चों VL से ग्रेटर होता तो आप ये वाला डायग्राम बनाते। अब देखो ये एंगल कितना है थीटा, ये I, और ये हमारे पास E पीछे है, देख लो E हमारे पास पीछे है, सॉरी E पीछे है, E पीछे और करंट आगे है। तो इसकी हम क्या इक्वेशन लिख सकते थे कि I इज इक्वल टू I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, और E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी माइनस I। ठीक है। या मैं क्या लिख सकता था कि E की ये इक्वेशन लिख सकता था, E इज इक्वल टू ए नोट साइन ओमेगा टी, देन करंट आता I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आता। बोलो ये आता या नहीं? तो ये हमारे पास आ जाता। कोई से इसे भी कर सकते हैं, सिंपल एवरेज पावर निकालनी है तो सिंपल सा लिख के चलो। हमने मान लिया कि करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, और बाई ए फेज एंगल थीटा और बाई ए फेज एंगल फाई, देन वी कैन से दैट I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फेज एंगल है वो फाई मानना है। भाई हमने पावर पढ़ी थी, पावर का फॉर्मूला हमारे पास आया था E इंटू आई के बराबर आया था। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू E आई। बोलो यही आएगा। E की वैल्यू पुट करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट E नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आया। और बच्चों मैं इसको कह सकता हूँ P इज इक्वल टू E नोट I नोट साइन ओमेगा टी माइन प्लस फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर आ गया। ये है बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, कोस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आता है? बोलो। मैं पूरा ड्राइव कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो ये आता है। और बच्चों कोस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर होगा। यही होगा। दोनों का ऐड कर लो या सब ट्रैक करें। 2 साइन ए साइन बी की वैल्यू चाहिए, माइनस माइनस प्लस, या इसमें से 2 में से 1 को घटा दो, ये माइनस ये भी माइनस और ये किसका हो गया? प्लस का हो गया। और आपने कह दिया कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बचा? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला ये वाला यहाँ लगा दो। पावर क्या है आपके पास? P इज इक्वल टू E नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू ए, ये रहा। तो क्या आया मेरे पास? कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। बोलो यही आएगा या नहीं? यही आए। और ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया। एवरेज पावर सॉरी पावर आई ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस फाइव माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर आएगा। यही आएगी। ये हमारे पास क्या आ गई? इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। बट मेरे को क्या चाहिए? एवरेज पावर। हमें क्या चाहिए? एवरेज पावर। वी रिक्वायर्स एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए क्या कहोगे? P एवरेज। और
खुपचा पी, ठीक है, इज इक्वल टू खुपचा ए नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस फाई माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाई, यही आया। ए नोट आई नोट अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, ये तो इसको कर दो बाहर है, बाहर कर दिया तो ये आ गया ए नोट आई नोट अपॉन 2 एवरेज वैल्यू ऑफ कोस ऑफ फाई माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ कोस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ये होगा। और बच्चों ये हम कहेंगे कि फाई है, मान लो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, और जब cos 30 की वैल्यू लेंगे तो 1/2, और 1/2 बोलो फिक्स है या नहीं, इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 ही रहेगी, और 1/2 रहेगी तो हम कहेंगे कि इसकी एवरेज वैल्यू तो एज इट इज आ गई, पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ फाई माइनस 0, और मैंने कह दिया कि पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन 2 कोस फाई के बराबर आ गई। दिस इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड इन LCR सीरीज सर्किट। जो ये वैल्यू 0 बताई है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमने पीछे बताया था कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी हो, और जी हमारे पास एवरेज वैल्यू कोस ऑफ 2 ओमेगा टी हो। बोलो हमेशा किसके बराबर आई थी? 0। एक नया फॉर्मूला है हमारे पास कि एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस या माइनस कोई भी एंगल, या एवरेज वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस या माइनस कोई भी एंगल, उसकी एवरेज वैल्यू भी हमेशा किसके बराबर होगी बच्चों? 0 के बराबर होगी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है।